लगभग 3,500 वर्ष पूर्व इंडिया में एक नई सिविलाइजेशन आई, आर्य। ये लोग अपने साथ एक नई संस्कृति और जीवन शैली लेकर आए थे। ये लोग सेंट्रल एशिया से आए थे। उनकी यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन वे अपने दृढ़ संकल्प और साहस के साथ इंडिया पहुंचे। आर्य लोग घुमक्कड़ नहीं थे, बल्कि जानवर पालते थे और लड़ाई में माहिर थे। उनके पास एक संगठित समाज था, जिसमें हर व्यक्ति का एक विशेष स्थान और भूमिका थी। अपने साथ वो घोड़े, गाय और भेड़ लाए थे। ये जानवर उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे और उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। आर्यों ने सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों में अपनी बस्तियां बनाई। उन्होंने इन खंडहरों को अपने नए घरों में बदल दिया और एक नई सभ्यता की नींव रखी। वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बसते गए और धीरे धीरे पूरे गंगा के मैदान में फैल गए। उनकी बस्तियां नदी किनारे बसाई गईं, जहां पानी और उपजाऊ जमीन की प्रचुरता थी। आर्यों का आना इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट था। उनके आगमन ने भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए। उनकी भाषा संस्कृत थी, जो बाद में इंडिया की बहुत सी भाषाओं की जननी बनी। संस्कृत ने भारतीय साहित्य, विज्ञान और धर्म में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वेद और उपनिषद जैसे बड़े-बड़े ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए। इन ग्रंथों ने भारतीय दर्शन और धार्मिक विचारधारा को आकार दिया। आर्यों के आने से इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को एक नई दिशा मिली। उनकी परंपराओं, रीति रिवाजों और धार्मिक मान्यताओं ने भारतीय समाज को गहराई से प्रभावित किया और एक नई सांस्कृतिक धारा का निर्माण किया। आर्यों के आने के साथ ही इंडिया में वैदिक काल शुरू हुआ। आर्यों ने अपने साथ नई संस्कृति, नए रीति रिवाज और नई धार्मिक मान्यताएं भी लाईं। ये लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक चला। इस समय में भारतीय समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। इस काल के दो पार्ट्स हैं, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने अपने धार्मिक ग्रंथों की रचना की। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जीवन सिंपल था। वे छोटे-छोटे गांवों में रहते थे और कृषि पर निर्भर थे। वो प्रकृति की पूजा करते थे और यज्ञ करते थे। यज्ञ उनके धार्मिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। उत्तर वैदिक काल में समाज बदलने लगा। इस समय में सामाजिक और धार्मिक संरचनाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कर्मकांडों का महत्व बढ़ा और वर्ण व्यवस्था आई। समाज में 4 वर्णों का विभाजन हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये टाइम इंडियन फिलॉसफी, साहित्य और संस्कृति के लिए बहुत अच्छा था। इस समय में कई महान विचारकों और दार्शनिकों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ इसी समय लिखे गए। इन ग्रंथों ने भारतीय संस्कृति और धर्म को गहराई से प्रभावित किया। वैदिक सिविलाइजेशन का सारा ज्ञान वेदों में है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में मंत्र हैं। यजुर्वेद में यज्ञ कैसे करें बताया गया है। सामवेद में संगीत वाले मंत्र हैं। अथर्ववेद में बीमारी दूर करने, जादू टोना आदि के बारे में बताया गया है। वेदों को श्रुति भी कहते हैं, क्योंकि पहले के समय में इन्हें याद करके रखा जाता था। वेद इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के आधार हैं। इनमें धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, आयुर्वेद सब कुछ है। वैदिक समाज में पिता को मुखिया माना जाता था। पिता का स्थान परिवार में सर्वोच्च था और उनके निर्णयों का पालन सभी को करना होता था। परिवार के सभी लोगों का एक दूसरे के प्रति कर्तव्य होता था। हर सदस्य का एक निश्चित दायित्व होता था, जिससे समाज में संतुलन बना रहता था। समाज 4 वर्णों में बंटा था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
हर वर्ण का अपना महत्व और भूमिका थी। ब्राह्मण धार्मिक काम करते थे, वे वेदों का अध्ययन और शिक्षण करते थे और यज्ञ हवन जैसे धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराते थे। क्षत्रिय योद्धा और राजा होते थे, वे राज्य की रक्षा और शासन का कार्य संभालते थे। वैश्य व्यापार और खेती करते थे, वे समाज की आर्थिक व्यवस्था को संभालते थे और व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न रहते थे। शूद्र समाज की सेवा करते थे, वे विभिन्न प्रकार के श्रम कार्यों में लगे रहते थे और समाज के अन्य वर्गों की सहायता करते थे। स्त्रियों को समाज में सम्मान मिलता था, वे परिवार और समाज दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। वो पढ़ाई भी कर सकती थी, शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण था। गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियां इसका उदाहरण हैं। उन्होंने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त किया। वैदिक समाज में दास प्रथा थी, लेकिन दासों के साथ बुरा बर्ताव नहीं होता था। उन्हें भी समाज में एक सम्मानजनक स्थान दिया जाता था और उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाता था। धर्म और उपासना, प्रकृति की पूजा। वैदिक धर्म में प्रकृति की पूजा होती थी। इंद्र, अग्नि, सूर्य, वरुण आदि मुख्य देवता थे। यज्ञ वैदिक धर्म का एक महत्वपूर्ण पाठ था। यज्ञ करके देवताओं को खुश किया जाता था और उनसे सुख समृद्धि मांगी जाती थी। वैदिक लोग पुनर्जन्म और कर्म को मानते थे। उनका मानना था कि मरने के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण करती है। वैदिक धर्म में अहिंसा पर जोर दिया जाता था। शिक्षा और संस्कृति, ज्ञान की ज्योति। वैदिक काल में शिक्षा को बहुत महत्व दिया जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। छात्र गुरु के आश्रम में रहकर पढ़ाई करते थे। वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। संगीत, नृत्य, नाटक आदि कलाओं का भी विकास हुआ। वैदिक साहित्य में रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथ लिखे गए। वैदिक सिविलाइजेशन ज्ञान और आध्यात्म में बहुत आगे थी। वैदिक सिविलाइजेशन का पतन, एक युग का अंत। समय के साथ वैदिक सिविलाइजेशन का पतन होने लगा। इसके बहुत से कारण थे। कर्मकांडों का महत्व बढ़ने से धर्म कॉम्प्लिकेटेड हो गया। वर्ण व्यवस्था जन्म से होने लगी, जिससे समाज में असमानता बढ़ी। नए धर्म जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने वैदिक धर्म को चैलेंज किया। इन सब कारणों से वैदिक सिविलाइजेशन का धीरे धीरे पतन हो गया। वैदिक विरासत आज भी प्रासंगिक। वैदिक सिविलाइजेशन खत्म हो गई, लेकिन उसकी विरासत आज भी जिंदा है। वेदों और उपनिषदों का ज्ञान आज भी काम आता है। योग, ध्यान, आयुर्वेद आदि वैदिक परंपराएं आज भी पूरी दुनिया में फेमस हैं। वैदिक सिविलाइजेशन से हमें मानवता, प्रकृति प्रेम, ज्ञान और आध्यात्म की सीख मिलती है। निष्कर्ष, अतीत से सीख, भविष्य का निर्माण। वैदिक सिविलाइजेशन इंडियन हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस सिविलाइजेशन ने हमें वेदों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत जैसे महान ग्रंथ दिए हैं। हमें वैदिक सिविलाइजेशन के आदर्शों को अपने जीवन में लाना चाहिए और एक अच्छा भविष्य बनाना चाहिए।